हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज ये आपकी लास्ट क्लास होने वाली हिस्ट्री की। मैंने आपको टोटल 19 वीडियोस कराई हैं और इनके थ्रू जो भी इतिहास में पढ़ना है आपको, लूसेंट बुक के थ्रू आपको जो भी पढ़ना होता है इतिहास में, वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, तो इससे बाहर आपको पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियोस मोर देन इनफ है। इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, आपको बस इन्हें ही बार बार रिवाइज करते रहना है। और अगर आप एसएससी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहे हैं तो आपको इन वीडियोज़ के साथ साथ जो एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको भी तैयार करके जाना है। तो आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हिस्ट्री के हैं वो पढ़ लिए थे, जैसे किस संस्था का गठन कब हुआ, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की जो महत्वपूर्ण मीटिंग्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे और आज की वीडियो के थ्रू आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं महत्वपूर्ण तथ्य वाली, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है उपाधि प्राप्तकर्ता एवं दाता। तो कौन सी उपाधि किसको मिली और किसने दी, ये आपको याद करना है। तो जो सी उपाधि यहाँ पे लिखी हैं वो मैक्सिमम आपको याद हैं, बस आपको ये याद करना है कि वो उपाधि उनको दी किसने दी। तो पहली उपाधि है गुरुदेव की उपाधि। गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी और ये उपाधि इन्हें महात्मा गांधी जी ने दी थी। सेकंड है आपकी महात्मा की उपाधि। महात्मा की उपाधि आप सबको पता है महात्मा गांधी जी को मिली थी और ये उपाधि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। इसके बाद नेताजी की उपाधि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता था, ये उपाधि इन्हें एडोल्फ हिटलर ने दी थी। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। वारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी जी ने इन्हें उपाधि प्रदान की थी। तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होंगे, वारदोली की महिलाएं या महात्मा गांधी, जो भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके बाद है देश रत्न और अजातशत्रु। ये दोनों उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को मिली थी, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, महात्मा गांधी जी ने दी थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपकी उपाधि कायदे आजम। कायदे आजम की उपाधि मोहम्मद अली जिन्ना जी को महात्मा गांधी ने दी थी। जो भी हाईलाइट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको सारी याद रखनी है, काफ़ी ईजी है, याद हो जाएगी एक बार में ही। इसके बाद है देश नायक। देश नायक की उपाधि सुभाष चंद्र बोस जी को मिली थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। विवेकानंद जी को स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद का नाम आपको याद है, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था, उनको विवेकानंद की उपाधि, उनको जो नया नाम है विवेकानंद नाम किसने दिया था, महाराज खेतड़ी जी ने। राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी जी को मिली थी, उन्हें सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी और महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दी थी। राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को राजा कहा जाता था, ये उपाधि उन्हें अकबर द्वितीय ने दी थी। तो ये इंपॉर्टेंट उपाधि है, राजा की उपाधि किसे मिली थी और किसने दी थी, याद रखिएगा। इसके बाद आपको पता है कब लगभग 50 से 60 और उपाधि हैं। अगर आप लूसेंट का स्टैटिक जीके वाला पार्ट खोलेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, उपाधि वाला जो चैप्टर है वो मिलेगा। मैंने आपको करवा भी रखा है वीडियो के थ्रू, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट उपाधि रही इतिहास में वो सारी वहाँ पर लिखी हैं, उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपका हिस्ट्री के एंड में जो लिखी हैं उपाधियाँ ये बहुत ही कम है, ये सारी उपाधियाँ भी वहाँ पर रिवाइज हो जाएंगी और जो नई उपाधियाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वो भी वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, वो स्टैटिक जीके का पार्ट है, हम आगे भी उसे करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन आया भी था, जैसे देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी। देश बंधु की उपाधि चित्तरंजन दास जी को मिली थी, एयरफोर्स के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सीमांत गांधी की उपाधि किसे मिली थी, अब्दुल गफार खान जी को, ये पाकिस्तान के थे, ये पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें भारत रत्न मिला था। ठीक है, लौह पुरुष की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिली थी, इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी, लौह पुरुष की उपाधि मिली थी और भारत का बिस्मारक, भारतीय बिस्मारक के रूप में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया या भारत का पितामह किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। तो जो यहाँ पर हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उपाधि थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है, लेकिन आपको मैं जरूर सलाह दूंगा कि आप जो स्टैटिक जी का पार्ट है लूसेंट में सबसे पीछे जो विविध है वहाँ पर आपको सारी उपाधि मिल जाएंगी, उन्हें जरूर पढ़ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस के लिए बेस्ट कोचिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी की तरफ से लेटेस्ट बैच है वो आपके 20 अक्टूबर से लॉन्च होंगे। आप सुश्रुत एमएनएस बैच ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए की प्रिपरेशन के लिए, और अरिहंत नेवी बैच आपका नेवी की प्रिपरेशन के लिए है। 15 तारीख को आपको पता है कि नेवी का नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो अगर आप नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अरिहंत नेवी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपको नेवी के लिए प्रिपेयर कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो आपको ऑफर मिल रहे थे वो भी मिलेंगे। अगर आप एनडीए के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 12 मंथ आपको एसएसबी की तैयारी फ्री कराई जाएगी, और साथ ही साथ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, ऐसे ही आप एयरफोर्स ग्रुप एक्स और एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अलग अलग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। त्रिशूल बैच फॉर एयरफोर्स ग्रुप वाई एंड ग्लोरी बैच फॉर एयरफोर्स ग्रुप एक्स। ठीक है, यहाँ पर आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सब्सक्रिप्शन की फीस दे सकते हैं
आपको पूरे ईयर की फीस पड़ेगी 5,500 रुपये। पर मंथ फी चेक करेंगे तो काफ़ी मिनिमम है, 458 रुपीज़ में सिर्फ आपको सभी सब्जेक्ट के टीचर्स मिल जाएंगे, वो भी इंडिया के बेस्ट टीचर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एनडी का सब्सक्रिप्शन की फीस देख लेते हैं हम। एनडी के सब्सक्रिप्शन की फीस है आपकी 733 रुपीज़ पर मंथ। 733 रुपीज़ में आपके सारे सब्जेक्ट भी पढ़ा जाएंगे और साथ में जो आपका एसएसबी है उसकी भी तैयारी भी आपको कराई जाएगी। और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं ज्ञानी 10, तो आपको एडिशनल फी में जो ये पूरी फीस है जैसे 5,500 रुपये, इसमें 10% डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका सेकंड नंबर टॉपिक। यहाँ पर हमको पढ़ना है कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के कौन कौन से सम्मेलन हुए जो कि महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में हमें याद रखना है। तो काफ़ी सारे सम्मेलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर आपको लगभग 4 से 5 सम्मेलन नए मिलेंगे, उनके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका गठन कब हुआ। 1885 में उसका गठन हुआ था। 72 प्रतिनिधियों के साथ 72 प्रतिनिधि थे, इनके साथ मिलकर ए.ओ. ह्यूमे जी ने इसका गठन करा और इसका प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी WC बनर्जी को बनाया गया। 1885 में प्रथम मीटिंग भी हुई बम्बई में, बस इतना याद रखें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट याद रखें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनाए गए ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के, उनका नाम था जॉर्ज यूल। मीटिंग कब हुई, कहाँ हुई, कौन सी नंबर की मीटिंग थी, याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। और साथ ही साथ ये याद रखें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के। समय, महीना, तारीख कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पर आपको। इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट मीटिंग 12वीं मीटिंग। तो यहाँ पर आपको याद रखना है समय कब हुई थी मीटिंग। 1896 की कलकत्ता की मीटिंग में रहीमतुल्लाह सयानी जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें पहली बार कांग्रेस ने वंदे मातरम गाया। तो कब मीटिंग हुई थी, 1896 में, और कहाँ पर मीटिंग हुई थी, कलकत्ता। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना यही है, 1896 की कलकत्ता की मीटिंग में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। कौन सी नंबर की मीटिंग थी, कौन अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम भी याद नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, बस याद होना चाहिए कब हुई थी मीटिंग और उस मीटिंग में क्या हुआ था विशेष। ठीक है, नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है 22वीं। ठीक है, ये कौन सी 22वीं मीटिंग। हाँ, यहाँ पर आपको याद रखना है कि 1906 की कलकत्ता की मीटिंग, 1906 की कलकत्ता की मीटिंग में अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट दादाभाई नौरोजी इस मीटिंग के अध्यक्ष थे। और इस मीटिंग में विशेष क्या हुआ था, इस मीटिंग में स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई। पहली बार स्वराज्य की मांग 1906 की कलकत्ता की मीटिंग में हुई थी और उसके अध्यक्ष थे दादाभाई नौरोजी। ठीक है, इसके बाद है आपकी नेक्स्ट मीटिंग 1907 की सूरत की मीटिंग, जिसमें कांग्रेस 2 दलों में विभाजित हो गया, गर्म दल, नरम दल। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, डॉक्टर रास बिहारी बोस। इन दोनों मीटिंग का हमने पहले से पढ़ रखा था तो आपको याद होगा, बस यहाँ पे याद रखिएगा कौन अध्यक्षता कर रहे थे 1907 की मीटिंग की, डॉक्टर रास बिहारी बोस। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो है आपकी 27वीं। यहाँ पर याद रखना है कि मीटिंग कब हुई और कहाँ हुई। 1911 की कलकत्ता की मीटिंग में पहली बार जनगण मन गाया गया। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था, 1896 की कलकत्ता की मीटिंग पे। ये मीटिंग भी कलकत्ता में हुई 1911 में, यहाँ पर पहली बार जनगण मन गाया गया, बस इतना याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग है बंबई की। ठीक है, ये वाली मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 32वीं मीटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको याद रखना है 1916 की लखनऊ में जो मीटिंग हुई थी, इस मीटिंग में मुस्लिम लीग का समझौता हो गया। गरम दल, नरम दल, जो कांग्रेस बट गया था वो भी एक हो गया और कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का भी समझौता हो गया। ठीक है, बस इतना याद रखें कहाँ पर मीटिंग हुई और इस मीटिंग में क्या हुआ, कौन यहाँ पे अध्यक्ष थे, कौन सी नंबर की मीटिंग थी, ये याद नहीं रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आप याद रखें प्रथम महिला अध्यक्ष, मतलब कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी वो कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट जी। कब मीटिंग हुई, कहाँ हुई, ये याद मत रखिए। जैसे हमने याद रखा प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग आपको याद रखनी है 1920 का नागपुर अधिवेशन। यहाँ पर ये गलत टाइप हो रखा है, इसको हटा दीजिएगा। 1920 का जो नागपुर अधिवेशन था वहां पर कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। असहयोग आंदोलन आपका अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ था और दिसंबर 1920 में जो नागपुर में अधिवेशन हुआ वहां पर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, बुक में भी आपका 1920 नागपुर दे रखा है और जो आप गूगल पे चेक करेंगे वहां पर भी आपको 1920 का नागपुर अधिवेशन मिलेगा जब आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है, इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो है आपकी बेलगाम की मीटिंग। आपको यहाँ पे याद रखना है 1924 में जो बेलगाम में मीटिंग हुई उसमें पहली बार महात्मा गांधी को ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और ये एकमात्र बार था जब महात्मा गांधी को अध्यक्ष चुना गया। इसके ना कभी बाद में इनको दोबारा अध्यक्ष चुना गया और ना ही कभी पहले चुना गया था। तो 1924 बेलगाम की मीटिंग में महात्मा गांधी को नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने थे नेशनल कांग्रेस के, अबुल कलाम आजाद जी, इसे भी याद रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग है आपकी
कानपुर की मीटिंग। यहाँ पर ये सब याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नेशनल कांग्रेस की कौन बनी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी श्रीमती एनी बेसेंट और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मीटिंग है आपकी 45वीं मीटिंग। यहाँ पर आप याद रखिए लाहौर में मीटिंग हुई थी 1929 की लाहौर की मीटिंग, ये याद रखना है आपको। इसमें अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी और इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की गई। स्वराज्य की मांग आपकी 1906 की मीटिंग में हुई थी प्रस्तुत, दादा भाई नौरोजी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 की लाहौर जो अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्षता कर रहे थे और पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रस्तुत करी। और साथ ही साथ 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1929 लाहौर की, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आपकी मीटिंग है, इसको आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक, 1931 की कराची की मीटिंग। 1931 कराची की मीटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल रूप से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और इसमें मौलिक अधिकार की मांग प्रस्तुत की गई। हमारा संविधान का निर्माण चल रहा था और उसी संविधान में मौलिक अधिकारों को जोड़ा जाए, इसकी मांग प्रस्तुत करी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 की कराची मीटिंग में। याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है 1946 की। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि आज़ादी के समय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे जेबी कृपलानी। 1947 में जो नेशनल कांग्रेस है उसका औपचारिक अधिवेशन हुआ। 1947 में कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, एक अनौपचारिक रूप से विशेष अधिवेशन होता है दिल्ली में, उसके जो अध्यक्ष थे वो राजेंद्र प्रसाद जी चुने गए थे। लेकिन जो औपचारिक अधिवेशन था 55वां वो 1946 में हुआ था और उसमें अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी को चुना गया। तो 1946 और 1947 के लिए अध्यक्ष वो रहे। तो आज़ादी के समय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में जेबी कृपलानी को जाना जाता है। याद रखिएगा, जेबी कृपलानी जी आज़ादी के समय भारतीय नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो भी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो हमारे सामाजिक सुधार अधिनियम। कौन कौन से सामाजिक सुधार अधिनियम पारित हुए, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हमने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था तो उन्हीं से रिलेटेड जो भी उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करे थे उसमें हमने इसे पढ़ा था। तो सती प्रथा प्रतिबंध के बारे में हमने पढ़ा था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इसे पारित किया था 1829 में। राजा राम मोहन राय जी ने इसको पारित करने में इनकी सहायता करी थी। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध इसके द्वारा लगाया गया। तो सती प्रथा को प्रतिबंध किसने करा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग तथा राजा राम मोहन राय दोनों ने मिलकर करा था 1829 में। ठीक है, दास प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड एलन ब्रो ने करा था 1843 में। समय भी याद रखना है यहाँ पे आपको, और कौन गवर्नर जनरल थे भारत के वो भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये एक्ट आपका लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल थे भारत के तब पारित हुआ था, 1856 में पारित हुआ था, याद रखना। और इसके द्वारा विधवा जो महिलाएं थी उनको दोबारा से विवाह करने की अनुमति प्रदान की गई। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है शारदा एक्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने मैंने बताए हैं शारदा एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड इरविन के समय में पारित हुआ था 1930 में। भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन थे। टाइम याद रखना, 1930 में पारित हुआ। इसके द्वारा जो बाल विवाह है उसको ख़त्म करने की कोशिश की गई। जो लड़कियों की न्यूनतम आयु शादी के लिए 14 वर्ष करी गई और लड़कों की न्यूनतम आयु विवाह के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई। इससे पहले क्या होता था, बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते थे, 8 से 10 साल की लड़कियों की भी शादी कर दी जाती थी। तो इसी को रोकने के लिए लॉर्ड इरविन ने 14 वर्ष लड़कियों की न्यूनतम आयु फिक्स करी और लड़कों की न्यूनतम आयु विवाह के लिए 18 वर्ष फिक्स करी। तो ये चारों एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, देश बंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास को ये उपाधि मिली थी देश बंधु की, याद रखिएगा। इसके बाद है भारतीय पुनर्जागरण के पितामह। भारतीय पुनर्जागरण मतलब भारत में जो भी नई चीज़ आई उसका पितामह किसे कहा जाता है, नए भारत के पैगंबर के रूप में राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। तो नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ये दोनों राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। इन दोनों नाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। तो महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी देश बंधु चित्तरंजन दास को, और बाल गंगाधर तिलक जी दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। तो यह है आपकी हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक। इसमें हम पढ़ेंगे कि आधुनिक भारत के समय में कौन सी पुस्तक और पत्रिका किस लेखक ने लिखी थी। ठीक है, तो मैं पहले बताना चाहता हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि इनको याद करना यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल रहता है। मैंने भी कई बार कोशिश करी कि इसको रट लूँ कि कौन सी बुक किसने लिखी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। बस आप क्या कर सकते हैं, जितनी बार आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उतनी बार इसको अच्छे से रिवाइज करें। 2 से 3 बार इसको, एक बार जब आप पढ़ने बैठे जैसे हिस्ट्री, तो 2 बार इसको कम से कम इन बुक्स को रिवाइज कर लिया आपने, ताकि आपके दिमाग में
थोड़ी फिगर भी रहेगी ना कि आप 4 ऑप्शन से एलिमिनेट करके आप आंसर पहुंच पाएँ एग्जाम में, तो भी आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। अगर आप सोचें कि मैं बैठ के इसे याद कर लेता हूं, तो आप कोशिश करके देखिएगा 2 घंटे बाद आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 राइटरों के बीच में कि कौन सी बुक किस राइटर ने लिखी थी। तो इसीलिए आप इसको जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम रटने की कोशिश इसको ना करें, ठीक है, आप ही के लिए दिक्कत होगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहली पुस्तक कौन है, अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान। ये तीनों पुस्तकें मदन मोहन मालवीय द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपकी इंडिपेंडेंट पुस्तक आपकी मोतीलाल नेहरू जी ने लिखी थी। नेक्स्ट है आपकी कामरेड पुस्तक आपकी मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखी थी। नेक्स्ट है आपका दैनिक केसरी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। दैनिक केसरी एक पत्रिका थी, मराठी भाषा में थी, ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित करी जाती थी, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें मैं आपका स्क्वायर बनाता हुआ चलूंगा, ठीक है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। तो अरविंद घोष का नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जोन सी पुस्तक लिखी है वो आपको पता होना चाहिए, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन। ये पुस्तक बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। वंदे मातरम एक गीत भी है जो कि आनंद मठ पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम, बुक का टाइटल है, बुक का ही नाम है वंदे मातरम, वो अरविंद घोष जी ने लिखाई थी, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पुस्तक नेशन पुस्तक आपकी गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी थी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी की जो बायोग्राफी है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और महात्मा गांधी की जितनी पुस्तकें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ऑप्शन में 4 नाम आएंगे पुस्तकों के और लिखा होगा आपको कि महात्मा गांधी ने इन चारों में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने जो सी पुस्तक लिखी है वो सब आपको पता होनी चाहिए। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है आपकी संवाद कौमुदी, ये लिखी थी आपकी राजा राम मोहन राय जी ने। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी इंडिया डिवाइडेड। तो आप सभी को पता है इंडिया डिवाइड हुआ था, उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, और प्रेसिडेंट कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इससे आप याद रखिए इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। इसके बाद है अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया। तो यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया किसकी है, लाला लाजपत राय जी की। जब ये यंग थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी लाठी के प्रहार से, तो आप उससे याद रख सकते हैं यंग इंडिया और अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है आपकी इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है, अबुल कलाम आज़ाद जी ने, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट तो आप सभी को पता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये दोनों जवाहरलाल नेहरू जी की है, काफ़ी ईजी है, सबको याद होगा ये पुस्तक। नेक्स्ट आपकी इंडिया अनरेस्ट, ये नहीं पढ़ना आपको, ये आपको याद रखिए सर वैलेंटाइन सरोज जी ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय असंतोष के जनक है बाल गंगाधर तिलक जी, किसने कहा था, सर वैलेंटाइन सरोज ने। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पुस्तक है आपकी इंपॉर्टेंट इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी, देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने। नेक्स्ट है आपकी वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति को उन्होंने भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम बताया था। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक भी वीर सावरकर जी ने लिखी थी। इसके बाद नेक्स्ट बुक है आपकी होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि। तो गीतांजलि पुस्तक के लिए ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो हमारा नोबेल प्राइज़ है वो मिला था। तो गीतांजलि बुक याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ ठाकुर एक ही नाम है, ठीक है। इसके बाद नील दर्पण इंपॉर्टेंट बुक है, दीन बंधु मित्र जी ने लिखी थी। तो नील की खेती करते थे जो किसान, उसके ऊपर ये बुक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है नील दर्पण, दीन बंधु मित्र ने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट पुस्तक है करम भूमि पुस्तक आपकी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी हुई गई है। नेक्स्ट आपकी भारत भारती जो कि मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है कांग्रेस का इतिहास, ये पुस्तक आपकी पट्टाभी सीतर मैया ने लिखी थी। सीतर मैया ने कौन सी पुस्तक लिखी, कांग्रेस का इतिहास, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी सुभाष चंद्र बोस जी ने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट तो आनंद मठ पुस्तक तो आप सभी को पता ही है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखी थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है भारतीय विद्रोह के कारण, बस आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी खास। लास्ट आपकी बुक्स हैं शूद्रों की खोज, जाति भेद का अच्छेद और अछूत कौन और कैसे। तो आप सभी को पता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जातिवाद के खिलाफ और अछूतों के समर्थन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उनसे आप याद रख सकते हैं शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद और अछूत कौन और कैसे, ये तीनों बुकें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखी हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट आपका नोट में लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय को
भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। इसी के साथ साथ हमने पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय जी को ही नए भारत का पैगंबर और भारतीय पुनर्जागरण का पितामह के रूप में भी जाना जाता है। तो राजा राम मोहन राय जी का नाम याद रखिएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में भारत में की थी। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इन वीडियोस को 3 से 4 बार रिवाइज करें। आपको वीडियो सिर्फ एक ही बार देखनी है, लेकिन वीडियो को देखते साथ ही आप जो लूसेंट बुक है आपके पास, उसमें इन सब फैक्ट्स को मार्क कर ले जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। और अगर कोई एडिशनल फैक्ट मिलता है आपको जो बुक में नहीं लिखा है, उसे साइड में आप लिख लीजिए। ठीक है, बाद में आपको वीडियोस के थ्रू नहीं, बुक से ही जब तक एग्जाम नहीं होता आपका तब तक इसे रिवाइज करते रहना है। अगर आप 3 से 4 बार इन पूरे जो वीडियोस में फैक्ट बताए मैंने, उन सब चीज़ों को अगर आप 3 से 4 बार और नहीं पढ़ोगे तो ये सब चीज़ें एग्जाम में आपके कुछ काम नहीं आएंगी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार पढ़ने से नहीं होगा, आपको 3 से 4 बार पढ़ना ही पड़ेगा। मैंने खुद भी 3 से 4 बार पढ़ा था, तब जाके एग्जाम में काम आया था। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी होगी। मैं हर वीडियो के एंड में आपको बोलता हूँ कि आपको रिवीजन जरूर करनी है। तो आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है और साथ में आपका जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो भी पूरा ख़त्म होता है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो ये सारी, तो आप वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।